वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस राहुल कुशवाहा और आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोगों को न्यूमेरिकल वर्क का हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। तो न्यूमेरिकल वर्क का जितना भी न्यूमेरिकल्स है देखेंगे, 2 4 5 न्यूमेरिकल करा दूंगा, बाकी आप अपनी बुक से करना। और जब नहीं आएगा तो कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे वर्क का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लीजिए कोई आपके पास एक जॉब है, ठीक है, कोई बॉडी है ये। अच्छा, इस बॉडी के ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स किस तरह, जैसे हमने डॉगी वाला एग्जांपल दिया था ना, उस टाइप का फोर्स लग रहा है। वो कुछ एंगल में लग रहा है। यहाँ फोर्स इधर लग रहा है, 60 न्यूटन का फोर्स आपका लग रहा है, ठीक है सर। 60 न्यूटन का फोर्स आपका यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। देखिए, फोर्स अगर इधर लगा रहा हूँ और इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ से खींचोगे ना तो ये बॉडी जो है इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल जो दिया हुआ वो है दिया है 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ एकदम सिंपल क्वेश्चन से ले रहा हूँ। तो देखिए, इधर अगर बॉडी डिस्प्लेस कर रही है 2 मीटर, मानते हैं 2 मीटर ये डिस्प्लेस कर गई, फोर्स कितना है 60 न्यूटन का है, और एंगल भी कितना था 60 डिग्री था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि एक फॉर्मूले को आप पूरी तरह से याद रखिएगा। वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, फोर्स आपको 60 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो रहा है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। और कॉस थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। आपको कॉस की 60 30 और ये सब की वैल्यूज याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। और अगर याद नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री भी आप सीख सकते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स का। यहाँ 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 60 की वैल्यू होती है शायद 2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 60 जूल। जूल हमने बताया था कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि वर्क किस तरह से कैलकुलेट करेंगे व्हेन, जब बॉडी किस तरह से होगी आपकी, किसी एंगल में आपका फोर्स लग रहा होगा, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके निकाल लेना है। तो कि यहाँ पर आगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी पहला क्वेश्चन था तो बहुत ही सिंपल मैंने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा उठाएगा, तो जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। देखिए, एक लड़का है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक लड़का है, ठीक है। इसका जो मास है वो मास दिया, तो देखिए इस लड़के का जो वेट है, ये वेट दिया हुआ है, वेट एक्चुअली मास दिया हुआ है, वेट नहीं दिया, सॉरी। तो मास दिया हुआ है 40 किलोग्राम। ये लड़का जो है 40 केजी का है, ठीक है। ये लड़का आपका कितने किलो का है, 40 किलोग्राम का है, ठीक है। अब ये जो लड़का है, इसको स्टेप्स पे चढ़ना है, मतलब सीढ़ी है, ऐसा करके ये सीढ़ी पे के ऊपर जाना, ठीक है। सीढ़ी की लेंथ आपको दे रखी है कि जो ये एक पार्ट है वो 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक जैसे ये स्टेप, तो सारे के सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेप्स है 30, ठीक है। और जो ईच स्टेप है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ईच, ठीक है। इस तरह से लेंथ आपको दी हुई है। अब दूसरा कंडीशन आता है एक लड़की, ठीक है। यहाँ पर एक देखिए, हर डायग्राम में मैं आप लोग कहेंगे कि मैं डायग्राम जरूर बनाता हूँ, बिकॉज डायग्राम से एक दिमाग में आपकी बन जाता है कि इस क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश, क्योंकि सब कुछ लिख कर देखो बच्चों को समझ में नहीं आता। आप लोगों को, मुझे मालूम है, बिना डायग्राम के देखिए आप लोगों को समझ नहीं आता, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। डायग्राम ज़्यादातर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो एक लड़की का डायग्राम है, आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज मत होना यहाँ पर। तो ये एक लड़की है, इसको भी इसी सेम स्टेप पे चढ़ना, ठीक है। लेकिन इसका मास जो दिया हुआ है वो 30 kg दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन इसके लिए भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताना है कि दोनों कंपेयर करना है कि दोनों ने कितना वर्क किया, ठीक है। दोनों ने कितना, देखिए सेम उतना ही लंबा सीढ़ी, जितना लंबा था उतनी लंबी सीढ़ी पे एक लड़का भी चढ़ रहा है और एक लड़की भी जा रही है। पर कौन ज़्यादा वर्क कर रहा है, कौन कम कर रहा है, या दोनों बराबर कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन हमें करना है। तो क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल, चलिए हम कंपेयर करते हैं। इसका वर्क चलिए कंपेयर करते हैं, इसका वर्क निकाल लेते हैं, इसका वर्क निकालें, देखते हैं कौन वर्क ज़्यादा कर रहा है या दोनों बराबर कर रहे हैं। चलो देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि अगर आप वर्क कैलकुलेट करते हो तो आपको फोर्स पता होना चाहिए। देखिए, हमारी बॉडी पे हमेशा और हमेशा एक फोर्स लगा ही रहता है, क्योंकि हमारे पास वेट है, मतलब हमारे पास क्या है, मास है, हमारे अंदर हम कुछ किलोग्राम के हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर हमेशा और हमेशा एक फोर्स हमेशा काम करता रहता है, एक तो करते ही करता है, वो है ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हमारे ये जो लड़का होगा, इस लड़के के ऊपर भी ग्रेविटी फोर्स लगेगा। ग्रेविटी फोर्स होता कितना है, यानी कि वेट के बराबर होता है, तो वो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू m इंटू
जी। देखिए नॉर्मली पृथ्वी है हमारे ऊपर जो एक्सेलरेशन लगाती है वो कितना लगाती है, जी, यानी कि जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर मतलब 10 होती है, ठीक है। एज्यूम करेंगे 9.8 होती है, लेकिन एजम्पशन हमारा 10 ही लेके चलेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम 10 ही लेके चलेंगे, ठीक है यहाँ पर। तो एफ इज इक्वल टू एम कितना है आपका 40 न्यूटन या सॉरी 40 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय जी हो गया 400 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स आ चुका है इस लड़के का कि फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर 40, ठीक है, क्लियर। फोर्स कितना लग रहा है हमारा 400 न्यूटन का इस लड़के के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलिए इसका वो भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना ऊपर जा रहा है ये। देखिए ये 20 ऊपर गया, फिर 20 ऊपर जाएगा, फिर 20, फिर 20, 20, 20 ऐसे करते करते ये टोटल सीढ़ी की ऊंचाई कितनी आएगी ये हम निकाल लेते हैं। अब ये टोटल ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जरा देखिए एस निकालने के लिए। देखिए ये 20 है, फिर ये 20, 20, 20 कितने बार है 30 टाइम्स है, 30 टाइम्स मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। बट ये देखिए सेंटीमीटर में दिया है और ये न्यूटन में है, ये एमकेएस सिस्टम में है और ये सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ, तो इसको पहले एमकेएस सिस्टम में हमें चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा सब चीज़ों का। तो अगर इसको मीटर में चेंज करना है एमकेएस सिस्टम में तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मीटर, ठीक है। तो ये 6 मीटर आ गया, उसकी डिस्टेंस यानी कि कितना डिस्टेंस ऊपर जा रहा है 6 मीटर ऊपर जा रहा है और उसका फोर्स कितना है 400 न्यूटन का है। तो इसका वर्क कितना आ जाएगा, छोटे में निकाल देता हूं मैं। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो W इज इक्वल टू इस लड़के का कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। 400 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो कितना हो जाएगा 2400 जूल। देखिए लड़के का जो वर्क आया है वो आया है 2400 जूल, ठीक है। चलिए अब लड़की का कैलकुलेट करते हैं कि लड़की ने क्या वर्क बराबर किया है या उतना ही किया है या उससे ज़्यादा या कम किया है। चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पर भी हमारा इस लड़की पर के ऊपर भी ग्रेविटी काम कर रही होगी, जिसकी वजह से हमारा इसका फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा m इंटू जी। एम कितना है इसका 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 10। 10 इज अ ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा 10 है, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा 10 है। तो ये हो जाएगा 300 न्यूटन, ठीक है। देखिए लड़की का क्या आ गया 300 न्यूटन आ गया, ठीक है, 300 न्यूटन आ गया। डिस्प्लेसमेंट तो देखिए सीढ़ी का मैंने कहा था कि दोनों सेम ही सीढ़ी पे चल रहे हैं, दोनों सेम जो सीढ़ी यूज कर रहे हो दोनों सेम ही है। तो वो एस तो आपका उतना ही आएगा जितना आपका ने लिया था 6 मीटर, ठीक है। तो ये वर्क कितना निकल आएगा, यहाँ से हम वर्क कैलकुलेट करते हैं लड़की वाला। ये वर्क 1 मान लो तो ये 2 मान लो, तो ये हो जाएगा F इंटू एस। एफ कितना है आपका 300 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आ जाएगा 1800 जूल, ठीक है। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये 2400, ये 1800, ठीक है। तो यहाँ पर लड़के का वेट 10 किलो ज़्यादा होने की वजह से उसे वर्क ज़्यादा करना पड़ा। कितना ज़्यादा करना पड़ा, इससे 600 जूल ज़्यादा करना पड़ा। और लड़की का वेट कम होने की वजह से उतना ही काम कर रही थी, वो उसी जगह पे जा रही थी, लेकिन उसे वर्क कम करना पड़ा। इसमें क्लियर हो गया है कि आपका जितना ज़्यादा वेट होगा आप उतना ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, किसी उसी काम को करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए अब कभी भी मुझे मत बोलिएगा कि बिकॉज मैं आई एम ए थिन पर्सन, सो काफ़ी लोग चिढ़ा देते हैं कभी कभी, तो मैं आपसे ज़्यादा वर्क कर सकता हूँ, ये मैंने प्रूव कर दिया। देखिए यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक है, कि आपको उसी काम को करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और मैं कम एनर्जी में ही आपसे ज़्यादा काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब दिल पे मत ले लेना भाई, सॉरी, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे से थोड़े से खतरनाक क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। 3 में थोड़ा सा डायग्राम बनेगा। यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल आपको 30 दिया हुआ है। यहाँ पर एक जॉब रखा हुआ है, ठीक है, एक जॉब रखा हुआ है जो कि यहाँ तक इसको लेके जा रहे हो आप यहाँ तक आप इसको लेके जा रहे हो। ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो 5 मीटर है, ठीक है बेटा, 5 मीटर है। और यहाँ पर जो खींच रहे हो मतलब इसको ढकेल के लेके जा रहे हो, तो फोर्स जो लगा रहे हो F इज इक्वल टू वो 15 न्यूटन का है, 15 न्यूटन, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इसमें वर्क निकालना है कि वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय 15
15 न्यूटन फोर्स। अब 15 न्यूटन फोर्स कितना वर्क कर रहा है ये हमें निकालना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ऐसा देखने में लग रहा हो कि सर ये तो वो वाला कंडीशन आ रहा है ना कि फोर्स ऐसे 30 डिग्री के एंगल के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और सर W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के हम सीधे आंसर निकाल लेंगे। तो बेटा यहाँ पर तो तुम गलती कर दोगे, क्योंकि अगर आपने वो फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करो तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए वर्क, देखिए पहले तो आप समझ लीजिए क्या चीज़ है। यहाँ पर ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है, देखिएगा ध्यान से, फोर्स इस डायरेक्शन में चल रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि फोर्स जिस डायरेक्शन में चल रहा है ऐसा करके फोर्स इस ऐसे लगा रहा हूँ मैं, और इसी डायरेक्शन में आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, एंगल 0 होगा। ठीक है, क्लियर, एंगल 0 होगा। ये 30 डिग्री से यहाँ कोई मतलब ही नहीं इस वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर ए है, इसको मान लो, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लगेगा, एफ इज इक्वल्स टू सॉरी सिंपल फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। और कॉस थीटा लगाओगे तो वहाँ 0 ही होगा, तो 0 की वैल्यू तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 ही होती है। तो इसलिए एफ इंटू एस सीधे सीधे लगाकर और सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखो यहाँ पर एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन फंसा ले जाते हैं, वो क्वेश्चन कॉस 30 लिख के उसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाता है गलत। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है ये वर्क का क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, अगर इस क्लियरली पता नहीं होगा, आप क्वेश्चन में फॉर्मूले अगर रट के ही सिर्फ चले जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। इस टाइप का क्वेश्चन 100%, मैं कहता हूँ 60% लड़के इसको गलत कर देंगे। वो यहाँ पर क्या कर देंगे, 30 डिग्री वाला वैल्यू रखकर सॉल्व कर देंगे और आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन उनको ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी तो इधर जा रही है, फोर्स भी इधर लग रहा है, लेकिन वो ऐसा लगाएंगे क्योंकि उन्होंने रटा हुआ है। और रटे हुए चीज़ को क्या होता है, वो 30 डिग्री फोर्स को देखते ही तुरंत कॉस 30 डिग्री वैल्यू रखकर आंसर। तो ये गलती आप नहीं करना। ठीक है, चलो देखो तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितने हैं, इतना। ठीक है, तो 75 जूल। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए क्वेश्चन जो कह रहा था, इसके लिए 75 जूल का फोर्स लगेगा। अगर हम 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 5 मीटर बॉडी अगर ट्रेवल कर रही है तो हमारा कितना एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी, 75 जूल। ठीक है, 75 जूल हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। चलिए इसी में बी क्वेश्चन, बी जो कह रहा है, बी पार्ट ये कहता है कि वर्क डन बाय जी ग्रेविटी। ठीक है, या मैं कह दूं वर्क डन बाय द वेट W। ठीक है, वेट की वजह से कितना यहाँ पर हो रहा है, इसके वेट की वजह से, इसका वेट भी तो होगा कुछ। ठीक है, इसका मास मान लेते हैं, यहाँ पर मास दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, मास दिया हुआ आपको 2 किलोग्राम, तो वेट कितना होगा, वेट यानी वेट एक फोर्स होता है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू M इंटू जी, यही फोर्स होगा। ठीक है, बड़ा बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, थोड़ा तब समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ इसमें। ठीक है, तो फोर्स निकाल लेते हैं। तो देखो M कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। देखिए फोर्स ग्रेविटी जो वेट की वजह से इसको फोर्स लग रहा है वो कहाँ कितना लग रहा है, 20 न्यूटन, यानी कि 20। अब बात फंसती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ छोटा सा इस पार्ट को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, बॉडी 5 मीटर इधर की ओर जा रही है। ठीक है, इधर की ओर मैं ऐसे कर देता हूँ 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है, अब ऐसे रखी हुई है बॉडी, यहाँ पर देखना है ग्रेविटी। देखिए ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, तो ग्रेविटी कहाँ से खींचेगी, सीधी खींचेगी। हमको कोई भी चीज़ क्या हमको मेरे को जो कैसे खींच रही है, पृथ्वी कैसे खींच रही है, परपेंडिकुलर है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर खींचती। तो वो किस फोर्स किधर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर। जो mg लग रहा था 20 न्यूटन, ये नीचे की ओर लग रहा था। ठीक है, हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा यहाँ पर, जो जिस फोर्स के लिए हम निकाल रहे हैं वो डायरेक्शन किधर होगा, जमीन की ओर होगा, यानी कि सरफेस के अलोंग होगा। ठीक है, अब फोर्स आपका 20 न्यूटन इधर लग रहा है, बॉडी जा रही है इधर, ये तो बड़ा लफड़ा वाला केस हो गया। ये फिर से आ गया कॉम्पोनेंट डिवाइड वाला, मैंने कुछ बताया था, कॉस थीटा साइन थीटा ऐसा करके एंगल में डिवाइड करेंगे, तो वो कंडीशन आ गई। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल कंडीशन है, ये समझ के बाहर है, नहीं समझ में आ रही कैसे करें। चलिए हम बताते हैं, इसमें वेक्टर क्वांटिटी वाला बताया था ना, वो करेंगे। देखिए यहाँ से 30 डिग्री पे है। ठीक है, 30 डिग्री पे। अब यहाँ पर देखिए एक कंपोनेंट इधर बांट लो,
एक कंपोनेंट इधर, ये किसका कंपोनेंट कर रहे हो आप, 20 न्यूटन का कंपोनेंट बांट रहे हो, ठीक है। मैं इसको इधर से रफ कर, 20 को आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हो। ये 20 को जैसे ही आपने डिवाइड किया, कैसे किया, तो 20 वाला देखिए, अब सबसे पहले थीटा की जरूरत पड़ती है। मैंने वहां बताया था कि थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता था, और थीटा के परपेंडिकुलर जो होता था, मतलब जो उसके परपेंडिकुलर होता था उस वो कितना होता था, साइन थीटा होता था। तो देखिए थीटा क्या है, ये 30 डिग्री है तो ये 60 होगा, और ये 60 है तो ये 30 होगा, बिकॉज ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये भी आपस में 90 थे, तो ये पूरा ज्योमेट्री से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये भी 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के बगल वाला क्या होगा, 20 cos 30। क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है। कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर कंपोनेंट डिवाइड करना मैंने अच्छे से सिखाया, पूरा अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा आपका 20 sin 30, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू cos 30 होती है √3/2, तो आ जाएगा 10√3 न्यूटन, ठीक है। तो इधर आपका 10√3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 1/2, ठीक है। इधर लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो देखिए इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 10√3 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब इस 20 का कोई काम नहीं, अब इन दोनों से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक, चलिए। अब ये दोनों कंपोनेंट आ चुके हैं, इन दोनों का वर्क हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए बेसिकली आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ठीक है। देखिए ये इधर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो इसको तो हम ले लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस वाले फोर्स की वजह से हो चाहे ना हो, लेकिन इधर तो डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है ना, तो इस वाले फोर्स को हम लेंगे, क्योंकि इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। भले इसके अपोजिट में ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो दूसरी वाली कंडीशन बताई थी मैंने कि कोई फोर्स इधर लगाते हो तो डिस्प्लेसमेंट उल्टा होता है, वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, अब ये वाली कंडीशन में क्या है, बॉडी जो है ऐसे ऐसे कहीं नहीं जा रही है, बॉडी ऐसे ऐसे तो चल रही है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन ऊपर नहीं, ऐसे 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 नहीं जा सकती, इस अलाउंग में नहीं चलेगी। बट अगर इधर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो ये फोर्स है, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन ही वर्क होता है। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वर्टिकल फोर्स जो होगा इसका, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नहीं निकालता हूँ, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। तो ये फोर्स हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये इसका वर्क कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका वर्क कितना होगा, 0 बाय, क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और वैसे भी डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है इस डायरेक्शन में, तो वैसे भी 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इस वाली फोर्स को लेने, और तुरंत कर देते हैं कैलकुलेट। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। W इज इक्वल टू, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि दोनों ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। F इंटू एस, एफ कितना है आपका 10 न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू मैंने बोली थी -1 होती है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू -50 जूल, यानी इस वाले की वजह से माइनस जूल, मतलब माइनस का मतलब बताया था ना कि वर्क इसके वजह से उल्टा हो रहा है, उसकी उल्टी डायरेक्शन में, डायरेक्शन बताता है कि हाँ उल्टे डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, वर्क असल में ये नहीं कर पा रहा है, बल्कि इसके द्वारा वर्क करवाया दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा बताया था ना एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत कॉन्सेप्ट के साथ आपको सीखना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने करना सीख लिया, देखिए कितना अजीब सा लग रहा है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग को ये चीज़ें समझनी है, आप वर्क में बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, कैसे, क्या चीज़ है एनर्जी। एनर्जी देखिए लगनी जहाँ पर है वहाँ एनर्जी तो लगनी है, क्योंकि जितना अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप काम कर रहे हो तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और जितना आप काम करते हो उतनी ही आपकी एनर्जी लगती है, यानी जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जितना भी काम करोगे, तो कुल मिला के कह सकते हैं हम लोग पूरी टोटली कि जो वर्क होता है वही एनर्जी होती है, और जो एनर्जी है वही वर्क है। तो अगर आप किसी चीज़ का वर्क निकाल दो तो समझो अपनी एनर्जी ही निकाल दी। तो जितने भी आंसर अभी निकाल रहे थे हम वर्क, उसकी एनर्जी ही निकल रही थी। लेकिन अगर आपको इसका लेकिन इसके कुछ फार्मूलेस अलग हो जाते हैं एनर्जी के, क्योंकि कई जगह पर आपको वर्क निकालने का फार्मूला आपको वहाँ समझ में नहीं आएगा, वहाँ आपको वेलोसिटीज दे देगा, कभी हाइट दे देगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें दे देगा जहाँ पर आप एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर, मतलब वर्क कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हम कुछ फार्मूलेज यहाँ पर डिराइव करेंगे, और उससे हम जानेंगे कि एनर्जी क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी ऑफ डू वर्क, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ डू वर्क, आप जितना कैपेसिटी आपके अंदर होती है, जितना आपके अंदर करने की क्षमता होती है, वही आपकी एनर्जी कहलाती है,
ठीक है, जितना आप काम करते हो उतनी आपकी एनर्जी होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। ठीक है, एनर्जी के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहला होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सबसे पहला होता है काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है, समझिए। कोई बॉडी अगर चल रही है, ये बॉडी मूव कर रही है, मूवमेंट में है, ठीक है, वेलोसिटी v से। ठीक, अब ये वेलोसिटी v से चल रही है, तो जब कोई चीज चल रही है तो चलते वक्त भी एनर्जी लग रहा है, कोई चीज के चलने में एनर्जी लग रही है, तो किसी चीज के चलने की वजह से, यानी कि वो मूवमेंट की वजह से अगर कोई एनर्जी जनरेट होती है तो उससे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सिंपल वे में बता रहा हूँ एकदम, कि अगर किसी चीज के मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट की जितनी एनर्जी जनरेट हो रही होती है, जितनी एनर्जी आपकी लग रही होती है उसको चलाने में, तो वो एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन मूवमेंट होता रहना चाहिए, उसमें वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें वेलोसिटी होती है। मान लेते हैं इसका मास m है, ठीक है, तो ये मास को इतनी वेलोसिटी से अगर हम चला रहे हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा एनर्जी कुछ ना कुछ मूवमेंट की वजह से लग रही होती है, तो इसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बहुत ही सिंपल होता है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इसे प्रूव करना पड़ेगा। देखिए मैंने पहले बता दिया कि वर्क इज अ एनर्जी, तो हम वर्क निकालने की, कोई इसका वर्क निकाल लेते हैं, तो वर्क आ गया तो हमारा वो एनर्जी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क निकालना। तो देखिए W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, ये तो बेसिक फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, यही हमको करना ही है। ठीक है, इधर मान लीजिए फोर्स लग रहा, फोर्स की वजह से तो वेलोसिटी आएगी ना, कोई फोर्स लगा रहे हो तभी वेलोसिटी आएगी। तो इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो W इज इक्वल टू F इंटू एस का यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, थोड़ा पानी पी लिया जाए। तो हाँ, तो W इज इक्वल टू F इंटू एस, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू, अच्छा फोर्स कितना यहाँ पर है, अगर आगे बॉडी आगे जा रही है, एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा कुछ ना कुछ इसमें। ठीक है, वेलोसिटी हो रही है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कर रही होगी बॉडी धीरे धीरे आगे, तेज भी हो सकती है, धीरे भी हो सकती है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, इंटू ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट s आपका डिस्प्लेसमेंट आपका s है। ठीक है, s डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, अब m इंटू ए इंटू एस आ गया, तो ये नहीं है फॉर्मूला, अभी मैं बताता हूँ क्या होगा। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए, एक तो हम लोगों ने मोशन का इक्वेशन पढ़ा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, बिकॉज बॉडी जब स्टार्ट की होगी तो u कितना रहा होगा, जब बॉडी इनिशियली u कितना रहा होगा, 0। देखिए बॉडी जब स्टार्ट करती है ना, तो वहाँ पर हम उसकी वेलोसिटी को 0 मानते हैं, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई है ना, रेस्ट थी उसके बाद स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो वहाँ वेलोसिटी यहाँ 0 हो रही होगी, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन आगे चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो यहाँ पर इसको 0 रखेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2as, यहाँ से v स्क्वायर, इसको डेरिवेशन आप देख लीजिए, शायद बुक में दिया नहीं है, 2as यहाँ से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, ये 2s नीचे जाएगा तो v स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। देखिए ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन 2a से उठा के यहाँ पर हम s है, सॉरी। ठीक है, अब उठा के इस चीज को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s। देखिए s से s कैंसिल हो जाएगा, और ये w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। सिंपली आपका ये वर्क आ गया, वर्क इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, यानी ये बॉडी कितना वेलोसिटी की वजह से वर्क कर रही है, आपका हाफ m v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर। मैंने पहले ही कहा कि जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी क्या होती है, किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जनरेट होके आ गया, आपको याद रखना है। यहाँ मास m है, v है उसकी वेलोसिटी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, पोटेंशियल का मतलब होता है, देखिए वो काइनेटिक क्या था कि मूवमेंट की वजह से उसमें जो एनर्जी जनरेट होती है लग रही है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ऐसे समझने का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी रखी है और उसमें एनर्जी सेव हो, मतलब वो रेस्ट पे है, अभी मोशन में नहीं है, वहाँ मोशन में था, यहाँ मोशन में नहीं है, वो रेस्ट पे है और उसमें एनर्जी जो है सेव होके रखी हो। जैसे कि आप बचपन में आपने वो खेला होगा, वो चिड़िया मारने वाला वो ऐसा वो था ना, उसको या मान लीजिए तीर, राम जी जब तीर चलाते हैं तो ऐसा खींच के रखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही छोड़ते हैं तीर को तो कहाँ जाता है, सीधा वो आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन देखिए बॉडी जो तीर था, वो तीर कैसे रुका हुआ,
लेकिन एनर्जी पूरी सेव्ड है ना उसमें, है ना, पूरा का पूरा सेव है एनर्जी। अब लेकिन भले तीर ऐसे रुका हुआ है लेकिन एनर्जी तो सेव है, जैसे ही उसको छोड़ोगे वो आगे बढ़ जाएगा। तो इस टाइप की एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसमें एनर्जी सेव्ड होती है आपकी। ठीक है, जैसे कि मैं बना ही देता हूँ। देखिए ये कुछ डायग्राम ठीक नहीं है लेकिन आप समझने के लिए काफ़ी ठीक है। देखिए ये क्या है, इस तरह का, अब इस तरह का कोई कंडीशन हो जाए, जैसे ये आपका धनुष है, ठीक है, वो है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखना है कि यहाँ पर एनर्जी सेफ है या नहीं। यहाँ पर देखना है कि एनर्जी किस चीज़ में सेव है, ठीक है। अगर जैसे ही मैंने यहाँ से छोड़ दिया इसको, ऐसे ऐसे ऐसा करके ऐसे छोड़ा, तुरंत ये तीर आगे की ओर जाएगा। लेकिन तीर अभी क्या है, जब तक मैंने पकड़ के रखा है तो तीर क्या है, रुका हुआ है, ठीक है। तो पूरी तरह से इसके अंदर एनर्जी सेव है, और किसी चीज़ के रेस्ट होने पर उसके अंदर एनर्जी सेव हो रहना, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिएगा आप इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक बॉल लिया मैंने, उसको नीचे गिरा दिया, ठीक है। हाइट उसकी थी, मैं जितने ऊपर पे खड़ा था उसकी हाइट, अब ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे बॉल गिरती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने बॉल लिया था उसमें फुल पोटेंशियल एनर्जी सेव थी। जैसे ही मैंने छोड़ा वो काइनेटिक में कन्वर्ट होने से, मतलब वो आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो अब पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे बताइए, हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन किस तरह से किया जाए। देखिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए इस पे कोई ना कोई इसका मास होगा, मास है, ठीक है। अब अगर मास है तो उस पर फोर्स भी लग रहा होगा उस मास की वजह से, और कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की ओर लगेगा। हमेशा मैंने पहले बताया m इंटू जी। तो नीचे की ओर आपका कौन सा फोर्स लग रहा है, m इंटू जी लग रहा है। और बॉडी कहाँ तक मूव कर रही है, उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h डिस्टेंस पे हो रहा है। तो हम वर्क निकाल सकते हैं, f इंटू एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू, एफ कितना है आपका, m इंटू जी, इंटू एस कितना है आपका, h। तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी एच, ठीक है। अब ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, की वर्क आपने निकाल लिया। अब वर्क मैंने कहा कि कोई भी एनर्जी वर्क के बराबर ही होती है, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे काइनेटिक हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, ठीक है। तो यहाँ इसी को पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच कह सकते हैं। यहाँ पर जो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसको आप समझ लीजिए, इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी वर्क का न्यूमेरिकल कर लिया है, एनर्जी के न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद पावर का करेंगे, थोड़ा डिटेल में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आते हैं मैकेनिकल एनर्जी पे, ठीक है। जैसे बॉडी, मान लीजिए मैकेनिकल एनर्जी किस टाइप की एनर्जी होती है, बॉडी मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी या तो मूव कर रही हो या तो रेस्ट पे हो, तो वो पोज करे, मतलब अपने अंदर एक एनर्जी सेव करके रखे। यानी जैसे इस तरह समझ सकते हैं आप, चलिए दूसरे तरह से बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है और बॉडी गिर रही है, ठीक है। बॉडी मान लीजिए ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक, बॉडी यहाँ से नीचे गिर रही है, ठीक है। तो यहाँ से गिरते गिरते मान ली यहाँ पहुंची, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी, ठीक है। तो ऐसे जनरली समझ लीजिए, इसको डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी, अब धीरे धीरे वो काइनेटिक में बदलना शुरू हो गई। पोटेंशियल देखिए, मैंने कहा ना कि एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंजिंग ही की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल सेफ थी, जब मैं पकड़ा हुआ था, जैसे मैंने छोड़ा इस बॉल को, बॉल यहाँ आना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही मैंने छोड़ा तो पोटेंशियल कम होना स्टार्ट हो गई और यहाँ पर काइनेटिक बढ़ना स्टार्ट हो गई। अच्छा, किसी कंडीशन में बीच में आकर यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल, कुछ पोटेंशियल भी होगा, कुछ काइनेटिक में, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी इसमें और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मैं कि काइनेटिक एनर्जी भी होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो यही सम, जो मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है, उसे ही मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना, मतलब सिंपल तरीका है कि मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करने का यही तरीका होगा कि जितनी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, मैकेनिकल एनर्जी होती है। बहुत ही सिंपल छोटा सा टॉपिक था, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो मेरे ख्याल से आज बहुत छोटा छोटा लेक्चर था, तो छोटे छोटे मैंने टॉपिक्स पूरे आपके क्लियर कर दिए हैं। तो आज के पूरे टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दी हैं विद न्यूमेरिकल्स। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। और अगर नहीं समझ में आया है क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और
और जितनी ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों के पास। अगर जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इंक्रीमेंट कीजिए, तो आगे मैं और बढ़ना चाहूँगा, जिससे थोड़ा अंदर से अच्छा लगता है। तो आज के लिए देखिए इतना ही था, और बाकी और भी अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।